अच्छा जी, तो वी आर स्टार्टिंग विद November 21 पेपर 1 वेरिएंट 2। वही 1 घंटे का पेपर है, हमारा वेरिएंट है ये, वेरिएंट 2। अच्छा, ये MCQ नंबर 1, ये एक बहुत रिपीटेड MCQ है। ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आया है, ये बहुत ज़्यादा टेस्ट हो चुका है, तो मुझे याद है ये तो पूरा। तो इसमें देखो बेसिकली है क्या, लाइन एक्स एक्स इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर अ वर्कर पिकिंग पीस एंड बीन्स इन अ 10 आवर वर्किंग डे। 10 घंटे में काम करता हूँ, सही है। मैं ज़रा ना इसको अलग से भी बना रहा हूँ, सही है। ये पीस है और ये बीन्स है, ठीक है। और एक्स एक्स जो है ना, इट इज माई ओरिजिनल पीपीसी, सही है। तो एक्स एक्स ओरिजिनल पीपीसी है, सही है। अच्छा, फिर अब ये मुझे इसमें कह रहा है कि मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ और ये मेरा ओरिजिनल पीपीसी है, सही है। वॉट वुड कॉज, देखो कॉज पूछा है, अफेक्ट नहीं पूछा, कॉज पूछा है। हमेशा ये ना की टर्म पढ़ लिया करो। वॉट वुड कॉज द वर्कर्स पीपीसी टू शिफ्ट टू द लाइन वाई वाई। मतलब ऐसी ऐसा क्या होगा कि मेरा नया पीपीसी विल बी वाई वाई। तो एक 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 करके ऑप्शन सारे देखने पड़ेंगे यहाँ पे। पहला ऑप्शन है अ डिक्रीज इन वर्किंग आवर्स टू 8 पर डे। मैं 10 घंटे काम कर रहा हूं तो मेरा पीपीसी ये बना हुआ है, मैं 8 घंटे काम करूंगा तो दोनों गुड्स के मैक्सिमम आउटपुट कम नहीं हो जाएंगे। दोनों गुड्स के मैक्सिमम आउटपुट कम नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जब दोनों दोनों गुड्स को कम टाइम दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का आउटपुट बेसिकली कम होगा। पोटेंशियल आउटपुट, तो पोटेंशियल आउटपुट कम होगा क्योंकि आप काम जो है ना वो कम कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी कम हो रही है बेसिकली, या तो आप बोलोगे टोटल टाइम कम हो रहा है, इन दी एंड बात वही है, पोटेंशियल कम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आ गया। फिर आगे इसने क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा अलग कलर से देख लेते हैं। एंड अ मशीन दैट इंक्रीजेज द वर्कर्स पी पिकिंग प्रोडक्टिविटी। अच्छा भाई, अब जरा गौर से सुनना। कह रहा है कि एक तो हमने 8 घंटे पर डे कर दिया, 10 घंटे था 8 घंटे कर दिया, पीपीसी लेफ्ट फुट शिफ्ट हो गया, सही है। उसके बाद ये कह रहा है कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है इस गुड की। तो अब क्या होगा कि गुड, ये जो बीन्स है, बीन्स का पोटेंशियल अपनी जगह पे रहेगा, पर क्योंकि एक ऐसी मशीन है जिसने प्रोडक्टिविटी ऑफ पीस वर्कर्स बढ़ा दी है तो इसका पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो मेरा पीपीसी जो नया वाला है ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये उसके इस तरीके क्यों बना, क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया था, पर जब ये मशीन आई ना तो इसकी प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल बढ़ गया, तो पीपीसी मैक्सिमम आउटपुट ऑफ पीस जो है ना वो बढ़ गए। तो अब मेरा पीपीसी इज बेसिकली वाई वाई। तो अगर आप नेट इफेक्ट देखो और अगर मैं इस ग्रे वाली लाइन को मिटा दूं तो बिल्कुल सेम डायग्राम ही बनाई है जो यहाँ पर है। कोई फर्क है, सही है। तो आंसर यहाँ पर आपका ए ही होगा। दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं खैर। अ मशीन दैट इंक्रीजेज द वर्कर्स पी पिकिंग प्रोडक्टिविटी ओनली। अगर मशीन डायरेक्ट, अगर मैं लेट से कहता हूँ कि ये ओरिजिनल एक्स एक्स है, सही है। ये कह रहा है पी की वो बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, सही है। तो फिर तो पीपीसी सिर्फ ऐसा होगा ना, साली बस ऊपर की तरफ यूं टिल्ट हो जाएगा बस। इन दी एंड होगा ये कि मतलब बताऊं क्या होगा, ये यूं बन जाएगा। बात सारी ये है कि ऑब्वियसली यू बनाना है, तो यू सिर्फ इसी केस में बन रहा है जो पहला ऑप्शन है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं। अ न्यू वर्क स्केड्यूल वेयर द वर्कर स्पेंड 6 आवर्स पर डे पिकिंग पीस एंड ओनली 4 आवर्स पिकिंग बीन्स। अगर आप टाइम को रीएलोकेट कर रहे हो तो ऑन द पीपीसी मूवमेंट आएगी, पीपीसी पे शिफ्ट कुछ भी नहीं आना है। आप उन्हीं रिसोर्सेज के साथ रीएलोकेशन कर रहे हो, उसी घंटों के साथ रीएलोकेशन कर रहे हो, टाइम रीएलोकेट कर रहे हो, तो इन दी एंड आपका पोटेंशियल तो सेम ही रहना है, बस ऑन द पीपीसी आपकी मूवमेंट होगी और कुछ भी नहीं है। 10 घंटे अभी भी 10 घंटे हैं, पर एलोकेशन अलग हो रही है बस। और रीएलोकेशन वाली चीज ऑन द पीपीसी दिखाते हैं। रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स टू 8 पर। अब बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें एक्स एक्स बना हुआ होगा, बस खाली पीछे आके शिफ्ट हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं होगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस गलत हैं। ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि परफेक्टली मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन ए से। तो 1 आंसर होगा ए। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी। कह रहा है व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी का फंक्शन यहाँ पर क्या है, डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सही है। ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी है और ये फंक्शन ऑफ मनी होता है, सही है। पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये टॉपिक जो है ना
मनी का टॉपिक ये A2 में जा चुका है, तो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होगा ये। सही है इस साल के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज क्लासिफाइड एज अ पब्लिक गुड बाय इकोनॉमिस्ट? तो पब्लिक गुड अगर आपको याद हो तो क्या होते थे? पब्लिक गुड आर दोज गुड्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सोलली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। बेसिकली सोल प्रोविजन होती है किसकी? पब्लिक सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर इस पे हाथ नहीं मारता इसके फीचर्स की वजह से। तो फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके? नॉन राइवल, कि एक की कंजम्पशन दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी कम नहीं करता। फिर आपकी होती है नॉन एक्सपोर्टेबल, क्योंकि इन गुड्स की प्राइस सेट नहीं हो सकती, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई नहीं है, प्राइस मैकेनिज्म नहीं है। दूसरा, ये नॉन रिजेक्टेबल है, आप इसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये नॉन एक्सपोर्टेबल है तो यहाँ पर एक मसला निकलता है फ्री राइडर प्रॉब्लम का। सही है। और अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि क्वेश्चन में अगर वो पब्लिक गुड मांग रहा है तो वो नॉर्मली प्योर पब्लिक गुड ही मांग रहा होता है, तो ये प्योर पब्लिक गुड है। सही है। तो सबसे बड़ी प्योर पब्लिक गुड की एग्जांपल फ्लड डिफेंस होती है। फ्लड डिफेंस, स्ट्रीट लाइट, लाइट हाउस, ये सब प्योर पब्लिक गुड है, इनमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल्स, हर वो चीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो पब्लिक गुड नहीं होती। मैं 100 बार बोल चुका हूँ ये आप लोगों को, हर वो चीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो पब्लिक गुड नहीं होता। सही है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रही है तो इसका मतलब हॉस्पिटल पब्लिक गुड है। गुड को उसके फीचर से पहचाना जाता है। हॉस्पिटल इज अ प्राइवेट गुड, हॉस्पिटल इज अ मेरिट गुड, तो मेरिट गुड प्राइवेट गुड की हेडिंग में आता है। राइवल भी होता है, एक्सपोर्टेबल भी होता है। अ गवर्नमेंट रन नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कौसाई पब्लिक गुड की हेडिंग में आ सकता है। नेशनल पार्क में एक फीचर पब्लिक का होगा, एक प्राइवेट का होगा। कि अगर मैं पार्क की आपसे बात करता हूँ ना, तो पार्क्स में ऑल दो लेट से मैं कहता हूँ पार्क चलो फ्री है तो नॉन एक्सपोर्टेबल होगा। लेट से मैं कहता हूँ पार्क की एंट्री फ्री है, नॉन एक्सपोर्टेबल है। पर पार्क कभी फुल तो होगा ना, पार्क कोई ऐसी अनलिमिटेड स्पेस थोड़ी है। राइवलरी होगा, पार्क एक टाइम पे आके वो फुल होगा, एक की अवेलेबिलिटी दूसरे की अवेलेबिलिटी को कम करेगी। तो ये कौसाई पब्लिक गुड है, ये प्योर पब्लिक गुड नहीं है। बेटर आंसर इज ए। द इंटरनेट, इंटरनेट ऑल्सो इज अ प्राइवेट गुड। अब इंटरनेट पे भी वही बात है, कौसाई भी आ सकता है। मतलब डिबेट है, जहां पर डिबेट है ना वो ऑप्शन नहीं है, बेसिकली कहने का मकसद ये। पर हॉस्पिटल तो प्योरली प्राइवेट है। हमेशा याद रखना, हर वो चीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो पब्लिक गुड नहीं होती, बस हमेशा ये याद रखना। सही है। तो 3 कहां से रही होगा? क्वेश्चन नंबर 4, which statement about the factors of production is correct? Which statement about factors of production is correct? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली क्या होते हैं? ये वो फैक्टर्स होते हैं जिनके पास प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। द फैक्टर कैपिटल इंक्लूड शेयर्स एंड डिपॉजिट्स, बिल्कुल गलत। कैपिटल तो बेसिकली ह्यूमन मेड रिसोर्स नहीं होता, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। सही है। इनकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इनकी मशीन्स एक एग्जांपल है, टूल्स एक एग्जांपल है, इवन इक्विपमेंट इज एन एग्जांपल। सही है। और इनकी जो पेमेंट होती थी वो क्या होती थी? इंटरेस्ट। The factor labor includes human made resources. Human made resources is basically capital. सही है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। The factor land includes forest and undiscovered copper, बिल्कुल। The factor enterprise takes risks and is rewarded with interest, गलत। It is rewarded with profit। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या है? सी। मेरे हिसाब से ये बहुत एक सिंपल और आसान एमसीक्यू है। तो ये क्वेश्चन 4 का आंसर सी होगा। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमसे पूछ रहा है विच सप्लाई कर्व शोज दैट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आपको याद होगा इक्वल टू 1 वाला जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है वो होता है यूनिटरी। और आपको स्पेशली इसका डायग्राम भी याद होगा, पीईएस के ग्राफ्स के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। सही है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है और ये उसके एमसीक्यूज में बहुत फेवरेट चीज है। इलास्टिसिटी में उसको बड़ा मजा आता है ये पूछने में। मैंने आपको बताया था हर वो सप्लाई कर्व रिगार्डिंग उसकी स्लोप को छोड़ दो, हर वो कर्व जो कि ओरिजिन से निकलता है, हर वो कर्व जो कि ओरिजिन से निकलता है वो यूनिटरी सप्लाई होता है। सही है। हर वो कर्व जो कि ओरिजिन से निकलता है वो यूनिटरी सप्लाई होता है। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और यूनिटरी सप्लाई, ये 3 वो केसेस होते हैं जिसमें अलोंग द सप्लाई कर्व पीईएस चेंज नहीं होता। पीईएस इज कांस्टेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ये पीईएस इज कांस्टेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। क्लियर है कोई मसला?
बिल्कुल ऐसा ही। फिर तो स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट्स विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस गलत, अ स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट्स विद द वर्टिकल एक्सिस गलत, अ स्ट्रेट लाइन दैट passes थ्रू the origin, C is the right answer, a straight line that is vertical to the horizontal axis, vertical to the horizontal axis का मतलब है ये बोल रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक होता है ये, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, और बाकी दो ऑप्शन तो अजीब सही है, तो सी इसका सही आंसर है, वैसे 5 आंसर सी, ये मसला। फिर अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कुड कॉज अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ गुड एक्स विद द मूवमेंट अलोंग द इट्स सप्लाई कर्व एंड अ मूवमेंट अलोंग इट्स सप्लाई कर्व, सही। तो मुझे बेसिकली वो ऑप्शन सेलेक्ट करने पहले जो सप्लाई कर्व को शिफ्ट करते हैं। अ चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स, तो ये तो डिमांड कर्व को शिफ्ट करेगा। अ डिक्रीज इन द फैक्टर प्रोडक्टिविटी, जब फैक्टर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई का शिफ्ट होगा, तो ठीक है ये एक सही फैक्टर है। एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इससे डिमांड कम होती है, तो ये नहीं है। एंड इंक्रीज इन द वेज रेट्स, बिल्कुल, इससे कॉस्ट बढ़ेगी तो इससे सप्लाई कम होगी, इससे भी सप्लाई का शिफ्ट होगा, तो ये दो सही है। ए या डी में से ऑप्शन हो सकता है। अब मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, देखो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कब आता है, जब डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, ऐसा ही है। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कब आएगा, जब डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, ये सप्लाई है, डिमांड शिफ्ट होगा तो सप्लाई कर्व में मूवमेंट आएगी। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, डिमांड बढ़ी तो सप्लाई कर्व में मूवमेंट, सही ऑप्शन है, सही है, सही ऑप्शन है। द इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स ऑन गुड, अब टैक्स लगाया है, टैक्स से तो सप्लाई शिफ्ट होगा, टैक्स से तो सप्लाई शिफ्ट होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। एन इंक्रीज इन द फैक्टर प्रोडक्टिविटी, इससे भी सप्लाई शिफ्ट होगा, इससे भी क्या शिफ्ट होगा, अ चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स, इससे मूवमेंट आएगी, तो ये भी सही ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन है, तो आंसर क्या होगा फिर, कहाँ मैच कर रहे हैं दोनों, देखो ये है, ये भी, ये नहीं है, ये है, तो ये तो नहीं हो सकता ए, बी में भी नहीं हो सकता, सी में भी नहीं हो सकता, डी में दोनों आ रहे हैं, तो डी इज द राइट आंसर। समझ आ गया तो मसला। तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, सप्लाई कर्व में मूवमेंट आ रही है ड्यू टू अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कोई मसला, क्लियर है, कोई सवाल, कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछो। कोई मसला। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द मार्केट फॉर द मोबाइल फोन्स इज इनिशियली एट इक्विलिब्रियम एक्स, तो मार्केट फॉर मोबाइल फोन्स इज इनिशियली एट एक्स, तो ये इनिशियल है ना, इनिशियल सप्लाई कर्व, इनिशियल डिमांड कर्व, इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एक्स। द गवर्नमेंट देन इम्पोजेस अ सेल्स टैक्स, अच्छा आपको पता होगा सेल्स टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, याद है, और इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता होंगे दो तरह के होते हैं, सही है। इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह के होते हैं, अगर आपको पता हो, एक स्पेसिफिक होता है और एक एड वेलरम होता है। इसमें सप्लाई कर्व में पैरेलल शिफ्ट आता है, आपको याद हो तो, अगर बैकवर्ड, और इसमें जो है वो बेसिकली डाइवर्जेस अवे वाला शिफ्ट आता है, मगरमच्छ के मुंह वाला। कैसे मगरमच्छ के मुंह वाला, याद करो जो बताया था, यूं मगरमच्छ के मुंह की तरह खुलता है ये, गैप पड़ता है, तो ये मगरमच्छ के मुंह वाला है, अगर आप नोटिस करो, सही है। अच्छा क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द गवर्नमेंट टोटल टैक्स रेवेन्यू, बिल्कुल वही ना, क्योंकि मैं बता देता हूँ, ये पर यूनिट टैक्स है ना, तो पर यूनिट टैक्स में पैरेलल शिफ्ट आता है, आप लोगों को पता है ये बात। एड वैलोरम परसेंटेज टैक्स होता है, तो जैसे जैसे आपका बिल बढ़ता है तो परसेंटेज टैक्स अमाउंट बढ़ती है, अमाउंट बढ़ती है तो सप्लाई कर्व का गैप भी बढ़ता जाता है, ठीक है। जब हमने पिछले पेपर्स किए थे ना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये बातें बताई थी, तो उसमें कवर हो जाएगा। व्हाट इज द गवर्नमेंट टोटल टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द, इस सवाल के लिए रेलिवेंट भी नहीं है ये।
व्हाट इज द गवर्नमेंट टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ द, अब देखो टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम दिस टैक्स कैसे पता चलेगा? अगर मैं टोटल टैक्स रेवेन्यू की बात करता हूँ तो टोटल टैक्स रेवेन्यू पता कैसे चलेगा? टोटल टैक्स रेवेन्यू ऐसे पता चलेगा कि तुम्हें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, तुम पर यूनिट टैक्स को मल्टीप्लाई कर देना न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड से। ये तरीका होता है पर यूनिट टैक्स निकालने का, सही है? या दूसरा तरीका सिंपली ये होता है कि तुम कंज्यूमर बर्डन को प्लस कर दो प्रोड्यूसर बर्डन से। सही है? तो क्या करोगे, न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड तुम्हारी Q2 है, Q2 से दोनों सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस देखो, ये रहा दोनों सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस। सही है? अच्छा, अगर हम नोटिस करें एक चीज, मैं चीज को थोड़ा और आसान कर रहा हूँ आपके लिए, मैं थोड़ा चीज को और आसान कर रहा हूँ आपके लिए। सही है? इस चीज को मैं थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, ये मेरा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था। सही है? ये मेरा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था, तो मैं यहाँ से प्राइस और क्वांटिटी निकाल रहा हूँ। सही है? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया P। और मेरा न्यू इक्विलिब्रियम बेसिकली ये है, तो मेरी प्राइस आ गई P1। जो जब टैक्स लगाना तो प्राइस बढ़ती है, आपको ये चीज पता है। तो ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था, ये ओरिजिनल प्राइस थी, ये नई प्राइस है। अब ये मेरा पूरा पर यूनिट टैक्स है। मैंने आपको बताया था पर यूनिट टैक्स में से कंज्यूमर बर्डन कैसे पता करोगे? कंज्यूमर बर्डन इज द चेंज इन सेलिंग प्राइस। तो आप नोटिस करो, ये जो चेंज इन सेलिंग प्राइस है यही मेरा कंज्यूमर बर्डन होगा। तो बेसिकली अगर मैं हाईलाइट करके तुम्हें दिखाऊं तो ये ना चेंज इन सेलिंग प्राइस वाला जो एरिया होता है ये कंज्यूमर बर्डन होता है। ठीक है? और जो बचा हुआ डिस्टेंस है वर्टिकल, ये बचा हुआ ये क्या है? ये प्रोड्यूसर का होता है। कोई मसला? अब क्या करूंगा, कंज्यूमर बर्डन प्रोड्यूसर बर्डन को ऐड कर दूंगा, तो ये पूरा एरिया आइडेंटिफाई हो जाएगा, T K M R। तो ये T K M R, C इज द राइट आंसर। वरना अगर मैं क्या करता, मैं पर यूनिट टैक्स को K और M को, के एम का जो पर यूनिट का गैप है मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता Q2 से, तो ये Q2 है और ये KM है। तो बेसिकली एक तरह से मैं एरिया निकाल रहा होता। तो ये भी वही बात है, आप कंज्यूमर बर्डन प्रोड्यूसर बर्डन को ऐड करो जो कि आसान तरीका होता है, या तो फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो। इन दी एंड आंसर सेम ही आना, ये डब्बा ही आइडेंटिफाई करना था। ठीक है? तो क्वेश्चन 7 का आंसर विल बी सी। क्वेश्चन 7 का आंसर विल बी सी। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन 8 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8 में ये कह रहा है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनिंग फंक्शन ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म। आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि प्राइस मैकेनिज्म के मल्टीपल रूल्स, प्राइस के मल्टीपल रूल्स होते हैं, सिग्नलिंग, रैशनिंग, इंसेंटिव, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस। ये रैशनिंग की बात कर रहा है। और रैशनिंग की जो सबसे मेन मतलब होता है वो क्या होता है? रैशनिंग का सबसे मेन काम क्या होता है? रैशनिंग का सबसे मेन काम होता है एलिमिनेशन ऑफ शॉर्टेज। सही है? रैशनिंग का सबसे मेन काम क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ शॉर्टेज। When the price of the product is falling, firms will allocate less resources to its production। ये नहीं है इसमें कोई हिंट। और प्राइस फॉल हो रही है, नॉर्मली शॉर्टेज जब एलिमिनेट होती है तो प्राइस बढ़ती है। तो ये मैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। और क्वांटिटी डिमांड कम होती है। When the price of a good is falling, ये भी नहीं होगा। When the price of a product is rising, firms will expand production to make profits। ये सिग्नलिंग फंक्शन है। ये सिग्नलिंग फंक्शन है कि प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देता है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा देता है इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। तो ये सिग्नलिंग है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज राइजिंग सम कंज्यूमर्स विल नो लॉन्गर बी एबल टू बाय इट। तो डी इज द परफेक्ट आंसर, कि जब प्राइस बढ़ती है तो कुछ कस्टमर्स को प्रोडक्ट छोड़ना पड़ता है जो कि इतने विलिंग एंड एबल नहीं होते। और जब वो प्रोडक्ट को छोड़ते हैं तो मार्केट खुद ब खुद रेशन होती है, स्केर्स रिसोर्सेज रेशन होते हैं, एलिमिनेशन शॉर्टेज हो जाती है, शॉर्टेज एलिमिनेट हो जाती है और हमारी मार्केट वापस रीच कर जाती है तो इक्विलिब्रियम। तो जब प्राइस के बढ़ने से कुछ कंज्यूमर्स प्रोडक्ट की कंजम्पशन को छोड़ देते हैं और हमारी शॉर्टेज एलिमिनेट हो जाती है तो वो रेशनिंग का फंक्शन होता है। अगर प्राइस के बढ़ने से प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा रहा है और प्रॉफिट के लिए बढ़ा रहा है तो ये सिग्नलिंग फंक्शन की बात हो रही है। रेशनिंग में नॉर्मली इसी तरीके से आता है। ठीक है? तो 8 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब तक तो बहुत आसान पेपर है ये। In 2016, car drivers bought more fuel because the price of oil from which it was made had fallen। अच्छा, अब जरा गौर से सुनना ये क्या बोला है इसने। In 2016, car drivers bought more fuel because the price of oil from which it was made had fallen। तो एज अ कार ड्राइवर आई वाज बाइंग मोर फ्यूल बिकॉज जिस तेल से वो फ्यूल बनाया ना उसकी प्राइस कम हो गई है। तो इसका मतलब इस फ्यूल को बनाने की कॉस्ट कम हो गई, मतलब इसी तेल से वो फ्यूल बन रहा है ना, तो कॉस्ट कम हो गई। कॉस्ट कम होगी तो पहले के मुकाबले में सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो
मार्केट में सरप्लस होता है और उस सरप्लस की वजह से प्राइस हो जाती है कम। सही है। तो सप्लाई बढ़ानी चाहिए। तो मतलब बेसिकली हो क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। फ्यूल ज्यादा क्यों खरीद रहे थे? इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि ऑयल सस्ता हुआ था, जिससे ये फ्यूल बन रहा है। ऑयल सस्ता होगा तो इस फ्यूल को बनाने की कॉस्ट क्या हो गई? कम। जब इस फ्यूल को बनाने की कॉस्ट कम हो गई तो इस फ्यूल की सप्लाई बढ़ गई होगी। और जैसे ही इस फ्यूल की सप्लाई बढ़ गई होगी तो ये फ्यूल सस्ता हो गया होगा, और इस सस्ते की वजह से तो लोग ज्यादा खरीद रहे थे। समझ आया? तो विद डायग्राम रिप्रेजेंट द मार्केट फॉर फ्यूल। तो देखो ये सारे ग्राफ इससे मुझे फ्यूल के दिए हैं। डिमांड पे चेंज नहीं आ रहा है, डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है, डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। जब भी कोई चीज बढ़ती है सीधे हाथ पे जाती है। तो देख लो सप्लाई बढ़ रही है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, फ्यूल सस्ता हो रहा है, जिसकी वजह से लोग देखो ज्यादा खरीद रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड देखो बढ़ रही है। समझ आया? क्लियर है जी? सबको क्लियर है? मैकेनिज्म चल रहा है बेटे। पहले सप्लाई बढ़ी है, सप्लाई के बढ़ने से सरप्लस हुआ है मार्केट में, उस सरप्लस की वजह से प्राइस फॉल हुई है। सही है। सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हुई, मार्केट में सरप्लस हुआ, उस सरप्लस की वजह से प्राइस फॉल हुई, प्राइस फॉल होने की वजह से कंज्यूमर को सिग्नल मिला, उसने क्वांटिटी डिमांड को बढ़ाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। The diagram shows the demand and supply curves for bread in a developed economy. Bread is a substitute for pasta and rice. सही, तो bread is an alternative। अगर bread नहीं, अगर pasta and rice नहीं तो bread खा ले बंदा। तो ये क्या बोल रहा है, इसने ग्राफ बना के दिया, व्हाट वुड कॉज द डिमांड कर्व फॉर ब्रेड। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है ना, ये ब्रेड का बना हुआ है, कंफ्यूज करता है, तो ब्रेड लिख लो भाई यहाँ पे। यहाँ पे बंदा ब्रेड लिख लेना, तो फिर गड़बड़ नहीं होती पेपर में। डिमांड कर्व क्या हो रही है? राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है ना। तो डिमांड कर्व इसका राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो मैं जा रहा हूँ फ्रॉम D1 से D2 ना। राइज इन द प्राइस ऑफ पास्ता एंड राइस। तो डिमांड क्यों बढ़ेगी ब्रेड की? जाहिर सी बात है, जब सब्स्टिट्यूट गुड महंगे हो जाएंगे, जब प्राइस और पास्ता राइस महंगे हो जाएंगे, तो लोग स्विच कर देंगे। लोग स्विच किधर करेंगे? स्विच टू ब्रेड। जिसकी वजह से ब्रेड की डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड बेसिकली इंक्रीज हो रही है ना। तो यही आंसर होगा इसका। अ डिक्रीज इन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की इनकम कम होगी तो वो डिमांड कम करेंगे। अ रिसेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, उस दौरान में डिमांड कम होगी। सब्सिडी गिवन टू प्रोड्यूसर्स, इससे सप्लाई बढ़ेगी। नहीं। अ सब्सिडी गिवन टू प्रोड्यूसर्स ऑफ पास्ता एंड राइस। अगर पास्ता एंड राइस के प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी मिलेगी तो इनकी प्राइस हो जाएगी कम। जब इनकी प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड फॉर ब्रेड जो है ना, वो कम हो जाएगी। हमें डिमांड फॉर ब्रेड को बढ़ाना है। तो यही आंसर होगा इसका। सही है। दूसरा ऑप्शन था, इनकम कम होने से डिमांड कम होगी, रिसेशन अनएम्प्लॉयमेंट से भी डिमांड कम होगी। और सब्सिडी given to the producers of pasta and rice will decrease the price of pasta and rice, जिसकी वजह से the demand for bread will decrease because people will switch to pasta and rice. So 10 का answer will be A. The table shows the quantity demanded of three goods when the price of good X changes. सही, तो price of good X basically क्या हो रही है? कम हो रही है। तो price of good X कम हो रही है। What relationship between X, Y and Z can be deduced from the table? सही है। अच्छा। अच्छा, एक बात तो तुम समझो, प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स, तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड है। सही है। प्राइस ऑफ एक्स गिरी तो क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ी, ये तो लॉ ऑफ डिमांड है, इसको तो छोड़ दो। वाई और जेड से देखो, फिर वो रिलेटेड गुड्स वाली कहानी आ गई है। जब प्राइस ऑफ गुड एक्स कम हो रही है तो आप नोटिस करो क्वांटिटी ऑफ वाई क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्राइस ऑफ गुड एक्स कम हो रही है तो क्वांटिटी ऑफ वाई कम हो रहा है। तो जब प्राइस ऑफ गुड एक्स कम होगी और क्वांटिटी ऑफ वाई भी कम होगी, तो फिर ये कौन से गुड हुए? दोनों पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एक गुड की प्राइस और दूसरी गुड की क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो वो क्या होते हैं? सब्सिट्यूट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? सब्सिट्यूट्स होते हैं। क्लियर है ये? और अगर आप देखो तो क्वांटिटी ऑफ वाई बढ़ रही है, क्वांटिटी ऑफ जेड बढ़ रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ जेड इज इंक्रीजिंग, तो फिर ये दोनों क्या हुए? इन दोनों का नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हुए, फिर एक गुड की प्राइस और दूसरे गुड की क्वांटिटी। तो y is a complement of x, तो y is a complement of x और y is a substitute of x ना। y
हाँ बिल्कुल ना, देखो प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ वाई का पॉजिटिव है तो ये सब्स्टिट्यूट है। तो वाई इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर गुड एक्स एंड जेड इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ गुड एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो रिलेशनशिप्स आपको याद होने चाहिए कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट में। सब्स्टिट्यूट में एक गुड की प्राइस और दूसरे गुड की क्वांटिटी का पॉजिटिव है, और कॉम्प्लीमेंट में एक गुड की प्राइस और दूसरे गुड की क्वांटिटी का नेगेटिव। तो 11 का आंसर क्या है? सी है। क्वेश्चन नंबर 12, द डायग्राम शोज थ्री सप्लाई कर्व्स, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ द कर्व्स। अगेन देखो मैंने वापस वही बोल रहा हूँ, इस चीज को समझ लो और दिमाग में बिठा लो। मैं वापस एक बार ये आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो अगर सप्लाई कर्व ओरिजिन से बनता है ना, ये जितने भी सप्लाई कर्व हैं, ये पीईएस इसका कांस्टेंट ही रहना है, अलोंग दी सप्लाई कर्व चेंज नहीं होता। सही है, हमेशा याद रखना, एक्सट्रीम केसेस में चेंज नहीं होता, ये यूनिटरी है। अगर मैं तुम्हें इसका बोलता हूँ ये सप्लाई कर्व, ये कौन सा सप्लाई कर्व है? ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। परफेक्टली इनइलास्टिक का पीईएस, देखो इसका पीईएस 1 ही रहना है, ये कांस्टेंट रहेगा। इसका पीईएस 0 ही रहना है, ये कांस्टेंट रहेगा। और इसका पीईएस परफेक्टली इलास्टिक जो है, ये भी पीईएस इनफाइनाइट ही रहना है, कुछ भी हो जाए तो ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ये तीनों एक्सट्रीम केसेस में पीईएस कभी भी चेंज नहीं होती अलोंग दी सप्लाई कर्व, तुम कुछ भी कर लो। पर दो केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो चेंज होती है। एक होता है इलास्टिक, जब एक सप्लाई कर्व वाई एक्सिस से शुरू हो जाए ना, मैंने आपको पहले भी बोला है और मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं हर पेपर में ये बता रहा हूँ जब भी ये सवाल आ रहा है कि पीईएस मोर देन 1 है, यहाँ पे इलास्टिक है, ये मुझे पता है। पर तुम इलास्टिक में ये याद रखना कि जो सप्लाई कर्व वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है ना, वही सिर्फ इलास्टिक है। स्लोप को छोड़ दो, यूं भी बना हुआ है ना अगर, तो इलास्टिक है। पर वो बनाएगा नहीं, इतना कंफ्यूज नहीं करता। और तुम्हें ये याद रखना है कि अलोंग दी सप्लाई कर्व जब मैं अपनी क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं अपनी क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा अलोंग दी सप्लाई कर्व, द पीईएस विल स्टार्ट टू फॉल एट सम पॉइंट। चेंज होता है अलोंग दी सप्लाई कर्व पीईएस, पर एक्सट्रीम केसेस में नहीं होता। और अगर मैं इन इलास्टिक की बात करता हूँ, तो जो सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है, जो सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है वो इन इलास्टिक होता है, पहली चीज। तो पीईएस इज लेस देन 1, इन इलास्टिक। क्वांटिटी अगर बढ़ेगी अलोंग दी सप्लाई कर्व तो पीईएस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। सही है। तो इन दो में अलोंग दी सप्लाई कर्व पीईएस चेंज होती है, बाकी एक्सट्रीम केसेस में नहीं होती। ये सारे सप्लाई कर्व जो इसने मुझे बना के दिए है ना, ये कंफ्यूज करा हुआ है इसने, इन इलास्टिक इलास्टिक, बच्चा इस तरह करता है। और भाई देखो तो सही, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो हर ओरिजिन से निकला हुआ सप्लाई कर्व यूनिटरी होता है भाई। सही है। as price rises the price elasticity of supply of S2 will increase। भाई क्यों increase? inelastic, इलास्टिक वाला सीन थोड़ी है, यूनिटरी है। at any price the PES will be less than, बिल्कुल सबके PES सेम है भाई, ये सारे इक्वल्स टू 1 है। at any price the PES, बिल्कुल गलत। the price elastic supply of each curve is constant, बिल्कुल डी आंसर है इसका, कांस्टेंट सेम ही रहेगा। ये सेम ही रहेगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 13, the diagram shows the market for smartphones in India। Rising incomes in India has seen the demand for this number को shift to D2। ठीक है। What now represents the consumer surplus and what now? What area now? Now तो न्यू पूछ रहा है मुझसे, ये बेसिकली न्यू कंज्यूमर सरप्लस एंड न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस पूछ रहा है ना, तो न्यू इक्विलिब्रियम देखूंगा मैं पहले तो पहले न्यू इक्विलिब्रियम डायरेक्ट मार्क कर लो। न्यू इक्विलिब्रियम ये रहा। सही है, ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये मेरी न्यू मार्केट प्राइस है और ये मेरी न्यू मार्केट क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी ट्रेडेड है। तो ये पी है, न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी। सही है। अच्छा अगर आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया कैसे आइडेंटिफाई करोगे ग्राफ से, कंज्यूमर सरप्लस एरिया बिलो द डिमांड कर्व, और डिमांड कर्व कहाँ तक देखोगे? टिल क्वांटिटी, मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। एरिया बिलो द डिमांड कर्व, अबव द मार्केट प्राइस। तो एरिया बिलो, ये एरिया देखोगे खाली, तो बिलो द डिमांड कर्व ये है और अबव द मार्केट प्राइस ये है। तो अगर आप तब देखो तो ये एरिया पूरा मेरा कंज्यूमर सरप्लस होगा। ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है? FMH, FMH ये रहा कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है। अच्छा प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? प्रोड्यूसर सरप्लस का भी सिंपल तरीका है, एरिया अबव द सप्लाई कर्व
बिलो मार्केट प्राइस। तो एरिया अबव द सप्लाई कर्व क्या होगा, क्वांटिटी तक, और बिलो द मार्केट प्राइस ये रहा, तो बेसिकली ये वाला एरिया। तो ये कौन सा एरिया आ रहा है, HMK, HMK, तो ये आंसर है। सही है, कोई मसला, क्लियर, बढ़ जाए आगे। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14, अ नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज्ड। तो प्राइवेटाइज का मतलब क्या होता है, जब एक इदारा पब्लिक सेक्टर से सोल्ड हो जाता है प्राइवेट सेक्टर को, मतलब बेसिकली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सही है, सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर। वैसे ये A2 में जा चुका है, अगर आपको मैं बता दूं ना, नेशनलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन है, इसका नहीं है। अज्यूमिंग देयर इज नो चेंज इन द आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री इन द शॉर्ट रन, व्हाट आर द डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ दिस चेंज। देखो पहली बात तो ये हो गई कि पब्लिक सेक्टर से अगर प्राइवेट सेक्टर का इदारा होना है, तो पब्लिक सेक्टर तो साइज ऑफ पब्लिक सेक्टर तो डिक्रीज होगा, पर प्रपोर्शन ऑफ इंडस्ट्री आउटपुट एंटरिंग द मार्केट, proportion of industry output entering the market, assuming there is no change in the output of the industry in the short term। ये तो मना ही कर रहा है ना, आउटपुट में तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा, तो नो चेंज भी आंसर होगा। सही है, अगर देयर इज नो चेंज इन द आउटपुट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडस्ट्री आउटपुट एंटरिंग द मार्केट विल रिमेन अनचेंज्ड। सही है, पर ऑब्वियसली एमसीक्यू मुझे नहीं लगता आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये A2 आया भाई, A2 में जा चुका है, पर आसान एमसीक्यू, मुश्किल नहीं है। साइज ऑफ द पब्लिक सेक्टर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पे जा रहा है, और प्रोपोर्शन ऑफ इंडस्ट्री आउटपुट एंटरिंग द मार्केट अनचेंज क्यों है, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन द आउटपुट इन द इंडस्ट्री इन द शॉर्ट रन। 14 का आंसर विल बी बी। What is a distinguishing feature of a progressive income tax? So progressive income tax क्या होता था कि जैसे जैसे बंदे की इनकम बढ़े, टैक्स का परसेंट भी बढ़े, पर ये जो टैक्स का बर्डन होता है ना, ये टैक्स पेड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम होता है। ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ, टैक्स पेड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। ठीक है, हाई अर्नर्स पे हायर प्रोपोर्शन ऑफ दैट इनकम टैक्स देन लो अर्नर्स, बिल्कुल ये वो टैक्स होता है जो कि रिच को बर्डन देता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की सबसे अच्छी बात यही है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जब हम करते हैं, तो हम प्रोग्रेसिव टैक्स को क्यों बढ़ाते हैं, इसलिए तो बढ़ाते हैं। और नॉर्मली बताऊं, ये डायरेक्ट टैक्स ही होता है, ये इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सारे प्रोग्रेसिव हैं। हाई अर्नर्स पे लोअर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम, देन अगर हाई अर्नर्स पे लोअर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम ना, तो फिर ये रिग्रेसिव टैक्स है। ठीक है, हाई अर्नर्स पे द सेम प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शनल टैक्स है। सही है, रिग्रेसिव टैक्स इसका उल्टा होता है, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स पेड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कम होगा। प्रोपोर्शनल का क्या सीन है, इनकम बढ़े या गिरे, टैक्स पेड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विल रिमेन द सेम। ठीक है, लो अर्नर्स अगेन वही बात है, टैक्स पेड एज अ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन की गेम है सारी। ये देखो, ये लिखा हुआ है ना, लो अर्नर्स पे मोर टैक्स, गलत, ये ऑप्शन ही काट दो। ये मोर टैक्स क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स होता है भाई, इनकम का कितना हिस्सा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। क्लियर है। 16, वाई माइट गवर्नमेंट नेशनलाइज अ प्राइवेट फर्म। नेशनलाइज क्या होता है, जब एक प्राइवेट सेक्टर का इदारा गवर्नमेंट को बिक जाता है। टू गेन अ ग्रेटर एफिशिएंसी ड्यू टू मोर कंपटीशन, नहीं, एफिशिएंसी तो उल्टा कम होती है जब आप गवर्नमेंट को दोगे। टू इंक्रीज द मेरिट गुड प्रोविजन, बिल्कुल, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मार्केट फेल करता है ना। टू इंक्रीज चॉइस फॉर कंज्यूमर, गलत, चॉइस कम हो जाएगी, चॉइस में से कोई फर्क नहीं, हाँ कम ही होगी वैसे तो। टू रेज मोर टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू भी कम होगा। ऑल्दो ये एमसीक्यू पेपर में आपके आ नहीं सकता, अगेन ये A2 का ही है, क्योंकि पर फिर भी एक बार पता होना चाहिए, चीजें सारी नॉलेज तो होनी ही चाहिए, जरूरी नहीं है, कोई मसला। ये 17, द डायग्राम shows the firm supply of them of and demand for apples। तो एप्पल्स का ग्राफ है ये। इफ द मिनिमम प्राइस इज इंक्रीज फ्रॉम P1 टू P2, सही है, तो इनिशियल मिनिमम प्राइस ये थी, इनिशियल मिनिमम प्राइस ये थी, तो QD QS लिख लेते हैं, डिमांड का उससे टकराया तो QD, यहाँ से टकराया तो QS, सही है, तो सरप्लस चल रहा है मार्केट में। कह रहा है व्हाट विल हैपन टू द अमाउंट ऑफ एप्पल सोल्ड ना, तो मिनिमम प्राइस को बढ़ा भी देते हैं, पहले मिनिमम प्राइस बढ़ा दिया, तो अब जो है ना वो क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है और महंगा हो गया तो डिमांड और कम होगी। पर क्योंकि ये और महंगा हो गया, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड और बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर को तो पैसा चाहिए। इफ इट विल डिक्रीज फ्रॉम, अच्छा ये कह रहा है व्हाट विल हैपन टू द अमाउंट ऑफ एप्पल सोल्ड। मुझे एक चीज बताओ, बच्चे एक गलती इस एमसीक्यू में करते हैं, मुझे याद आ गया, आप इसको QS से देखते हो भाई, QS से क्यों देखते हो,
माल कितना बिक रहा है वो क्यूएस से क्यों देख रहे हो? खरीदने वाले तो इतने ही हैं। ये तो खरीदने वाले ना, सोल्ड तो आप किससे देखोगे? सोल्ड जो अमाउंट सोल्ड है वो किधर से देखना चाहिए भाई? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए ना। तो पहले इतने लोग डिमांड कर रहे थे तो इतना माल बिक रहा था, अब इतने लोग डिमांड कर रहे हैं तो इतना माल बिकेगा। तो पहले Q1 माल बिक रहा था, अब QT माल बिक रहा है। इट विल डिक्रीज ऑब्वियसली, प्राइस हैज इंक्रीज्ड। सही है। ये बाकी ऑप्शंस पता नहीं क्यों सेलेक्ट करते हो। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, QD कम हो रहा है तो सेल्स कम हो रही है। ठीक है। तो फ्रॉम QD तो QD1, हमने Q1 QT यहाँ पर ये रहा, क्योंकि प्राइस बढ़ी है ऑब्वियसली। In an attempt to reduce crime, a government introduces subsidy on the production of burglar alarms, but sales rise very little. ठीक है, चोरी चकारी कम करने के लिए वो अलार्म्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन को सब्सिडी दी, पर वही बात है, क्वांटिटी कम से बढ़ रही है। विच पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड वुड लीड टू दिस आउटकम? भाई देखो, क्वांटिटी में छोटा सा चेंज आ रहा है, सही है। तो इन इलास्टिक होना चाहिए, इलास्टिसिटी कम से कम होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो प्राइस इलास्टिक डिमांड की भी कम से कम करो इन इलास्टिक, और इसकी भी कम से कम करो इन इलास्टिक, तो डी आंसर होगा। मतलब पीईएस भी कम होना चाहिए, पीईडी कम होना चाहिए, कंबाइंड जब दोनों को करोगे तो क्वांटिटी में और छोटा सीन जाएगा। तो 18 का आंसर डी होगा। जितना इन इलास्टिक होगा या जितना क्लोजर टू परफेक्टली इन इलास्टिक होगा उतना क्वांटिटी में छोटा चेंज आएगा, और सवाल में से यही बोला हुआ है कि क्वांटिटी में छोटा चेंज किधर आएगा। Compared with Pakistan, Germany has a higher output of pharmaceuticals per unit of resources used. Compared with Pakistan, Germany has a higher output of pharmaceuticals per unit of resources used. मतलब पाकिस्तान से जर्मनी के पास ज्यादा आउटपुट है, मतलब ज्यादा आउटपुट वो बनाता है हमसे। तो जब एक कंट्री आपसे ज्यादा आउटपुट बनाती है तो उसको एक एडवांटेज होता है, उस एडवांटेज को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एडवांटेज। एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का कोई लिंक नहीं है यहाँ पे, मार्शल एंड कंडीशन एएस में पहले थी पर अब नहीं है। द टर्म्स ऑफ ट्रेड वो तो एक्सपोर्ट प्राइस इंपोर्ट प्राइस का रेशो होता है, तो ये भी हटा दो, तो 19 का तो बी होगा। सही है। विच स्टेटमेंट अबाउट इन्फ्लेशन इज करेक्ट? विच स्टेटमेंट अबाउट इन्फ्लेशन इज करेक्ट? इन्फ्लेशन विल लीड टू अ राइज इन एक्सपोर्ट्स, बिल्कुल गलत। इन्फ्लेशन जब होगा तो आपकी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज महंगी हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइकली एक्सपोर्ट कम होंगे। ये तो बढ़ा रहा है उल्टा। इन्फ्लेशन विल लीड टू अ राइज इन रियल इनकम्स, बिल्कुल गलत। जब इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ता है ना, तो रियल इनकम लाइकली है कि कम होगी। इनकम एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन होती है रियल इनकम। इन्फ्लेशन विल लीड टू अ राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि चीजें महंगी हो जाएंगी, अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी। सही, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। इन्फ्लेशन विल लीड टू अ राइज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, बिल्कुल गलत। ये इन्फ्लेशन से नहीं होता, ये डिफ्लेशन से होता है। सही है। परचेजिंग पावर इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी, जो परचेजिंग पावर होती है, इन्फ्लेशन उसको कम करता है। सही है, 20 का आंसर सी होगा। 21, वाई इज इट दैट अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट मस्ट ऑलवेज बैलेंस? अच्छा, ये पूरे बीओपी की बात कर रहा है, वैसे तो नॉर्मली एएस में अभी करंटली अगर मैं बात करूं तो करंट अकाउंट ही आता है। सही है। पर आपको फिर भी अगेन पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट के तीन अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस क्यों होता है, होना चाहिए। इसका सिंपल फॉर्मूला है, जिस तरह बैलेंस शीट बनाते हो ना, करंट अकाउंट इज इक्वल्स टू कैपिटल अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट। सही है। और इन दोनों का डिफरेंस जीरो होना चाहिए, अगर इन दोनों का डिफरेंस जीरो है तो इसका मतलब ये बैलेंस कर रहे हैं आपस में। सही है। तो द करंट एक्सचेंज रेट चेंजेस विल करेक्ट एनी डेफिसिट और सरप्लस, पर ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ऑफ बीओबी बैलेंसिंग। वन कंट्रीज डेफिसिट इज बैलेंस्ड बाय अनदर कंट्रीज सरप्लस, नहीं, द करंट अकाउंट इज बैलेंस्ड बाय द कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट, सी इज द राइट आंसर। द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट टू करेक्ट एनी डिसइक्विलिब्रियम, अगेन दिस इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई बीओपी शुड बैलेंस, तो सी इज द राइट आंसर। बट अगर आई डोंट थिंक ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, पर आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए, मैं फिर भी इसको सर्कल कर रहा हूँ। वैसे तो करंट अकाउंट ही टेस्ट होता है, सिलेबस में भी जाओगे करंट अकाउंट ही लिखा हुआ है मेरे। हाँ, सिलेबस में भी अगर आप जाओगे तो करंट अकाउंट ही लिखा हुआ है, कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट नहीं टेस्ट होता। सही है। कोई सवाल है इस पे? पूछ सकते हो भाई। एएस लेवल में करंट अकाउंट ही है, मुझे नहीं लगता। करंट अकाउंट ही है।
Question number 22. Which argument for protection would be the most relevant if the government of country had decided to exercise voluntary export restraint in trade with country by? देखो, जब एक कंट्री दूसरे पे वीईआर लगाती है ना, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट लगाती है, और वो वॉलंटरी अपने एक्सपोर्ट को कम कर देती है दूसरी कंट्री में भेजने से, ये वही एग्जांपल है कि ट्रेड रिलेशन खराब ना हो। जैसे पाकिस्तान खुद अपने एक्सपोर्ट रोक रहा है यूएस में, क्योंकि यूएस ने कंप्लेंट करी होगी कि भाई हमारे लोग बहुत आपकी कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उनका ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है पर उनको नुकसान हो रहा है। अब वो बड़ी आसानी से हमारे प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं, पर वो हमारे प्रोडक्ट पे टैरिफ नहीं लगा रहे क्योंकि ट्रेड रिलेशन खराब होंगे, हमारे प्रोडक्ट को महंगा नहीं कर रहे उनके लोगों के लिए, वो हमें उल्टा बोल रहे हैं कि यार आप अपने एक्सपोर्ट कम कर दो। तो जब मैं वॉलंटरी अपने एक्सपोर्ट कम करूंगा ना, तो ट्रेडिंग कंडीशन इंप्रूव होंगी, ट्रेड वॉर्स नहीं होगी। तो वीईआर का काम ये होता है। वुड अचीव इमीडिएट करेक्शन, इमीडिएट करेक्शन तो है, बट अगेन एक एक्सप्लेनेशन नहीं देता ना इसकी, ये कि वीईआर ही क्यों होगा। Voluntary export restraint would cause the level of GDP to be increased in country X. Again, it is not an explanation. ये तो हर प्रोटेक्शन के टूल का काम होता है। ये देखो, इम्प्रूव नेगोशिएटेड इम्प्रूव ट्रेडिंग कंडीशन है। ये प्रोटेक्शनिज्म क्या होती है? आप अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करते हो फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट वुड हेल्प टू रिड्यूस द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री एक्स। अगेन, ये हर प्रोटेक्शनिज्म के टूल का काम है। टेरिफ भी यही करता है, कोटा भी यही करता है, हर सारे टूल्स यही करते हैं। वीईआर में ऐसी क्या खास बात है? वीईआर की सबसे खास बात ये है कि ये ट्रेड रिलेशंस को खराब नहीं करता, ट्रेड वॉर्स नहीं होती, ट्रेडिंग कंडीशंस इंप्रूव होती है, जो कि 22 का सी है। Question number 23. The average price of a country's export increased by 5% and the average price of import increased by 10%. What can definitely be concluded from this information? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसके लिए मुझे क्वांटिटी भी चाहिए, इसके लिए मुझे पीईडी भी चाहिए। क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्स की प्राइस माइनस एक्स की क्वांटिटी, एक्स इम्पोर्ट की प्राइस माइनस इम्पोर्ट की क्वांटिटी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो वैल्यू की बात होती है। टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है, बिल्कुल, क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्राइस का रेशो होता है ये, अगर आपको याद हो तो। एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाई इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो टीओटी मुझे क्या करना है? अच्छा, देखना है टीओटी इम्प्रूव हुआ है। एक्सपोर्ट की प्राइस 5% से बढ़ रही है, लिख लेते हैं ना, एक्सपोर्ट की प्राइस 5% से बढ़ रही है, न्यूमरेटर कम से बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर ज्यादा से बढ़ रहा है। तो ये तो वर्सन करेगा आंसर को, तो इम्प्रूव तो खैर नहीं होगा, वर्सन हो जाएगा। डी आंसर है इसका, मैथमेटिकल है भाई। न्यूमरेटर कम से बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर ज्यादा से बढ़ रहा है, तो ओवरऑल आंसर गिरेगा, तो टीओटी फॉल हो रहा है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैज वर्सन। सही है। 23 का आंसर विल बी डी। 24, देयर इज एन इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश? तो पहली बात तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरे हिसाब से। इनडायरेक्ट टैक्स लगाओगे, प्रोड्यूसर्स पे लगाओगे, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी तो वो पहले के मुकाबले में सप्लाई, जो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। बेसिकली शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई आपकी कम हो जाएगी, सारे प्रोड्यूसर्स पे लग रहा है। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम होगी तो जाहिर सी बात है मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होगी, जिसकी वजह से प्राइस लेवल इकोनॉमी का जो है वो बढ़ जाएगा। और ये जो इन्फ्लेशन है, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का पार्ट है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन विल राइज, एंड ऑब्वियसली इफ प्राइस राइजेस, एक टाइम पे कंजम्पशन कम हो जाएगी और फिर एडी भी फॉल हो जाएगा। तो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी का भी टूल है इनडायरेक्ट टैक्सेस, और फिस्कल पॉलिसी इज अ डिमांड साइड पॉलिसी। तो डिमांड पर इन्फ्लेशन को भी इनडायरेक्ट टैक्स कम करते हैं अगर आप उसको बढ़ा दो। पर ये कोई ज्यादा वो नहीं है, कॉमन पॉलिसी नहीं है। नॉर्मली फिस्कल पॉलिसी में डायरेक्ट टैक्स भी वर्किंग हो रही होती है, पर इनडायरेक्ट टैक्स भी एक टूल है। और आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाओगे और बढ़ाओगे तो कंजम्पशन कम होगी, और एक टाइम पे आगे एग्रीगेट डिमांड मुल्क में कम होगी, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कम होगा। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ जाएगी उल्टा, पर डिमांड पुल कम हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज है ना, तभी कह रहा हूँ इंक्रीज है। तो एक एक चीज, वर्ड्स पढ़ना जरूरी है सब तरीके से। 25, द टेबल शोज द नंबर ऑफ बिस्किट्स एंड केक्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 4 वर्कर्स इन एन आवर। तो 4 वर्कर्स हैं, सही है, तो इसको इस तरह कर लेते हैं, LMNO। ठीक है, तो LMNO बिस्किट्स हैं और केक्स हैं। तो हु हैज द ग्रेटेस्ट कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग बिस्किट? तो सबके मुझे रेशियोज निकालने पड़ेंगे, सबके रेशियोज निकालने पड़ेंगे। सही है, तो पहले एल का निकाल लेते हैं, फिर एम का निकालेंगे, फिर एन का निकालेंगे, फिर ओ का निकालेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो क्या करोगे? पहले एल का निकालो। एल का कैसे निकालोगे? अच्छा, प्रोड्यूसिंग बिस्किट की बात कर रहा है, तो बिस्किट इज टू, बिस्किट उसको उसका निकालना पड़ेगा। सही है, तो 6 बिस्किट्स इज टू 3 केक्स, तो 1 बिस्किट इज टू 3/6 क्या होता है? 0.5। सही है, फिर एम का निकालो,
फिर एम का निकालो, समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? रेशियोज निकाल रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज। अच्छा एम का निकालो, एम का क्या आ रहा है? एम का आ रहा है 10 बिस्किट्स इज टू 10 सी, तो 1 बिस्किट इज टू 1 सी, डिवाइड हो जाता है ना वहां जाके 10/10। एन का निकालो, एन का, एन का क्या आ रहा है? 13 बिस्किट्स इज टू 12 केक्स, तो 1 बिस्किट इज टू 12/13, बता देगा कोई? 12/13 क्या होता है? 12/13 डेसिमल में ही आएगा, पर क्या होता है? या मैं चेक कर लूँ। हाँ 0.92। और ओ का क्या है? ओ का है 8 बिस्किट इज टू 16 सी, तो 1 बिस्किट इज टू 16/8 कितना होता है? 2 सी। दिमाग नहीं, बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अच्छा, किसको ग्रेटेस्ट कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एडवांटेज किसको होता है? जो सबसे लोवेस्ट रेशियो हो, जिसका, जो एक बिस्किट बनाने में सबसे कम केक को फॉरगो कर रहा है, वो उसको ग्रेटेस्ट कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो किसको ग्रेटेस्ट कंपैरेटिव एडवांटेज है? एल को, एम को, एन को, या ओ को? बिल्कुल ना, इसने क्योंकि ये बोला ना इन प्रोड्यूसिंग बिस्किट्स, तो रेशियो बिस्किट इज टू केक का निकलेगा। किसको हो रहा है? एल को, एम को, एन को, या ओ को? लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी है? ये 0.5 फॉरगो कर रहा है, ये 1 फॉरगो कर रहा है, ये 0.92 फॉरगो कर रहा है, ये 2 कर रहा है, तो लोवेस्ट इसकी है। तो एल, एल इज द राइट आंसर। क्लियर है ये मसला? 25 का आंसर ये होगा। 26, which condition is necessary for a country's BOP on its current account to improve if reduced exchange rate? तो एक्सचेंज रेट को जब कम कम करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक्सचेंज रेट को डी वैल्यू करते हैं इन ऑर्डर टू एज अ प्रोटेक्शनिस्ट टूल टू इम्प्रूव द करंट अकाउंट पोजीशन, क्योंकि डीवैल्यूएशन से क्या होता है कि एक्सपोर्ट की प्राइस, डीवैल्यूएशन वैसे तो एएस के सिलेबस में अपना ही है, पर डेप्रिसिएशन में भी सेम ही होता है। डीवैल्यूएशन करी जाती है, डेप्रिसिएशन खुद ब खुद हो जाती है, इन दी एंड दोनों का मतलब एक्सचेंज रेट का गिरना ही है, तो पता होना चाहिए। एक्सपोर्ट की प्राइस कम होती है और इम्पोर्ट की प्राइस बढ़ जाती है, सही है। इलास्टिसिटी, इलास्टिक होगी तो ये अफेक्टिव होगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि इलास्टिक होगा तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा और इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम होगा, तो उसी केस में ये अफेक्टिव होगी। पर अगर इसी को मैं इनइलास्टिक कर दूं ना, तो ये बर्बादी है। क्यों बर्बादी है? क्योंकि एक्सपोर्ट की प्राइस के कम होने से एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो जाएगा और इंपोर्ट की प्राइस के बढ़ने से इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इफ यू वांट टू मेक डेप्रिसिएशन सक्सेसफुल, एम एंड एक्स की जो कंबाइंड इलास्टिसिटी है वो शुड बी मोर देन 1 होनी चाहिए। शुड बी मोर देन 1 होने का मतलब क्या होता है? इलास्टिक। तो बोथ द प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। द इम्पोर्टिंग कंट्री विल बाय ऑल द एक्सेस सप्लाईज ऑफ इट्स ट्रेडिंग पार्टनर टू क्लियर द मार्केट, अजीब सा कोई बात कर रहा है। द सम ऑफ द पीईडी फॉर इंपोर्ट्स एंड exports must be greater than 1, the sum बिल्कुल सी आंसर है। The trading partner needs to agree on the maximum prices to be charged for imports and exports, अजीब सी बात कर रहा है। तो बेसिकली 26 वाला ऑप्शन यही कह रहा है, the PD should be elastic, combined PD, हाँ, x plus m combined should be more than 1, individually more than 1 जरूरी नहीं है, combined more than 1 होगा, काम हो जाएगा। जैसे एक का 0.2 है, एक का 0.9 है, दोनों को ऐड करो, मोर देन 1 हो गया, इलास्टिक। 26 का आंसर सी है। 27, the diagram shows the effect of the United States imposing a tariff on the import of steel in 2018. Which statement about the impact of the tariff is correct? Which statement about the impact of the tariff is correct? तो इनिशियली ये था, टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्ट, जो कि इंपोर्ट्स को महंगा कर देता है। तो इनिशियली सिचुएशन ये थी, तो वही बात है, मैं जो करता हूँ हमेशा वो कर लेता हूँ पहले, ताकि आसानी हो जाए। तो ये आपकी डोमेस्टिक डिमांड है, सॉरी, ये आपकी डोमेस्टिक सप्लाई है, ये आपकी डोमेस्टिक डिमांड है, सही है, ऐसा ही है। कोई मसला? अब जो है टैरिफ इम्पोज हो रहा है ना, टैरिफ इम्पोज हो रहा है, तो ये ऊपर आ जाएगा। जब ये ऊपर आएगा तो क्या होगा? क्यूएस डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है, उनको जाहिर है पैसा मिलेगा तो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। और क्वांटिटी डिमांड कम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है और महंगा हो रहा है। तो कंज्यूमर सरप्लस फॉल्स फ्रॉम P1TO, ये P1TO क्या है? ये तो प्रोड्यूसर सरप्लस है, एरिया अबव द सप्लाई का बिलो द मार्केट प्राइस, ये तो पीएस है, ये तो कंज्यूमर सरप्लस थोड़ी है। डोमेस्टिक आउटपुट इंक्रीजेस दी OQ1 टू OQ3। डोमेस्टिक आउटपुट Q1 से Q2 बढ़ रहा है, Q3 नहीं है।
Q1 से Q2 बढ़ रहा है, Q3 नहीं है, ये Q3 गलत लिखा हुआ है इसने, ये OQ2 होना चाहिए। इंपोर्ट्स फॉल फ्रॉम Q1 Q4, अच्छा देखो ये ऑप्शन है। इनिशियली इंपोर्ट कितने थे, इनिशियली डोमेस्टिक में इतना मिल रहा था और डिमांड इतनी थी, तो ये शॉर्टेज थी, सही है। तो इनिशियल इंपोर्ट्स कितने थे Q1 से लेके Q4, ये पहले इंपोर्ट्स हो रहे थे, सही है। पर आफ्टर टैरिफ अगर आप नोटिस करो, आफ्टर टैरिफ क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है जब टैरिफ लगता है तो डोमेस्टिक सप्लाई भी बढ़ती है, तो डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ी और डोमेस्टिक डिमांड कम हुई, तो अब शॉर्टेज कम हो गई ना डोमेस्टिक में, और डोमेस्टिक में जितनी कम शॉर्टेज होगी उतना कम इंपोर्ट होगा, तो अब इंपोर्ट कितना है Q2 से लेके Q3, तो इंपोर्ट अगर आप नोटिस करो तो ये कम हुए हैं, इंपोर्ट्स फॉल, बिल्कुल टैरिफ का काम ही होता है इंपोर्ट को गिराना, क्योंकि टैरिफ का काम क्या होता है, इंपोर्ट प्राइस को बढ़ाता है ना, तो इंपोर्ट क्वांटिटी कम हो जाती है, खत्म बात। द टैक्स रेवेन्यू रेज्ड ऑन इंपोर्ट्स इज P1YWP, P1YWP, P1Y, ये नहीं है टैरिफ का, टैरिफ का जो बेसिकली वो है ना, टैक्स रेवेन्यू, टैरिफ का टैक्स रेवेन्यू ये होता है, ये देख लो, ये हमेशा याद रखना, ये होता है। ये गलत बोल रहा है, ये बोल रहा है ये है, गलत है ये, तो ये तो 27 का डी भी नहीं है, 27 का सी आंसर है भाई, सही है। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये जो शॉर्टेज होती है ना ये इंपोर्ट होती है, और ये डोमेस्टिक शॉर्टेज है, क्योंकि डोमेस्टिक में जब एक चीज नहीं है इंपोर्ट करोगे। 28 in 2012 the Indian government stated that it aimed to reduce its budget deficit. What is the budget deficit when government का expenditure is greater than government का revenue, सही है। और नॉर्मली ये टैक्स रेवेन्यू होता है, पर कुछ भी तरह का रेवेन्यू हो सकता है, और एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट का ही होता है ऑब्वियसली। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर is greater than government का revenue, तो budget is deficit. Which policy is most likely to help this aim in the short run? अच्छा, aim to reduce the budget deficit, तो budget deficit reduce का मतलब क्या होगा, reduce का मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट के खर्चे कम करना है और गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाना है, क्योंकि इसी तरीके से ये कम होगा, वरना तो नहीं होगा। और डिक्रीज इन इम्पोर्ट टैरिफ को कम करूंगा, ये तो टैक्स का रेवेन्यू कम हो जाएगा, टैक्स है ना, टैक्स कम हो जाएगा। और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका कोई लेना देना यहाँ पर है नहीं, फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड होती है बजट। एंड इंक्रीज इन द सेल ऑफ स्टेट ओन्ड एसेट, ये सही आंसर है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे रेवेन्यू बढ़ जाएगा, पाकिस्तान ये जो करता है सब बेच दिया है, बचा ही नहीं है कुछ अपने पास। एंड इंक्रीज इन द गवर्नमेंट पेंशन पेमेंट, पेंशन पेमेंट बढ़ाओगे तो इससे एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, रेवेन्यू को बढ़ाना है, सी इज द राइट आंसर, सही है। What would make a policy of raising interest rate less likely to be effective in reducing inflation? नॉर्मली वैसे इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो कंजम्पशन कम होती है, क्योंकि सेव ज्यादा करते हैं, बोरो भी कम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होती है क्योंकि बोरो कम करते हैं, एक्सचेंज रेट भी कम हो जाता है, फिर ओवरऑल एडी कम हो जाता है, एडी कम हो जाता है तो मुल्क में प्राइस लेवल कम हो जाता है, तो बेसिकली इन्फ्लेशन को रिड्यूस करता है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। कह रहा है मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस के ऊपर बात करो, लेस लाइकली टू बी इफेक्टिव, तो ये लेस लाइकली टू बी इफेक्टिव कब होगा, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज इंक्रीजिंग फास्टर देन द एग्रीगेट डिमांड। अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा से बढ़ता है और एग्रीगेट डिमांड कम से बढ़ता है, तो इससे तो ओवरऑल प्राइस लेवल कम नहीं हो जाएगा, कुछ सोचो ये बात। एएस के बढ़ने से प्राइस गिरती है, एडी के बढ़ने से प्राइस बढ़ती है, पर अगर एएस का इंक्रीज ज्यादा है तो ओवरऑल प्राइस तो कम ही होनी है ना, तो ये तो अच्छी बात है, इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर रहा है। ये कह रहा है अफेक्टिव कब नहीं होगा, consumers expect prices to rise even faster in the future, B is the right answer। क्यों, क्योंकि अगर उनको ऐसा लगता है ना कि फ्यूचर में और प्राइसेस बढ़ेंगी, तो अभी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ भी जाएगा ना तो कंजम्पशन कम से ही करेगी, लोग बोलेंगे कि अभी जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं, फ्यूचर में नहीं खरीदेंगे, तो बेसिकली ये इंटरेस्ट इन इलास्टिक वाला पॉइंट है, इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं आ रहा, तो यहाँ पर लेस इफेक्टिव हो जाएगी। कंज्यूमर स्पेंडिंग इज लार्जली पेड ऑन क्रेडिट, ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग बोरो कम करेंगे, जब बोरो कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन कम हो जाएगी, ये तो अच्छी बात है भाई। इंटरेस्ट रेट्स आर स्टिल हायर अब्रॉड, अगर दूसरे मुल्कों में इंटरेस्ट रेट हायर है तो ये भी अच्छी बात है, क्यों अच्छी बात है, क्योंकि लोग फिर अपना पैसा लेके बाहर चले जाएंगे, और जब लोग अपना पैसा लेके बाहर चले जाएंगे और बाहर की बैंकों में पैसा सेव करेंगे, तो इन दी एंड मुल्क में स्पेंडिंग तो नहीं हो रही ना, मुल्क में तो महंगाई कम हो जाएगी ना, ये तो अच्छी बात है, मुल्क में तो महंगाई कम हो जाएगी।
तो इन्फ्लेशन रिड्यूस किस केस में नहीं होगी? जब लोगों को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में और महंगाई आएगी और उस वजह से लोग अभी से चीजें खरीद लेंगे, और अभी से जब खरीदना शुरू कर देंगे तो फिर अभी महंगाई कम नहीं होगी। तो 29 का आंसर विल बी बी। 30 कंट्री एक्स इज एन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी वो होती है जिसमें एक्स माइनस एम भी होता है, ठीक है। सी प्लस आई प्लस जी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, एक्स माइनस एम को ऐड कर दो, ओपन इकोनॉमी हो जाएगी। एडी की इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। विद द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो करेंसी का सिस्टम पूरा डिमांड एंड सप्लाई से चल रहा है। इट चेंजेस टू अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज नॉट पार्ट ऑफ एएस, इट इज इन पार्ट ऑफ A2, बट फिर भी देख लेते हैं। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी चेंजेस वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन अगर रिड्यूस करना है, इन्फ्लेशन अगर तुम्हें रिड्यूस करना है तो तुम डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाओ। मैंने पहले ही बोला था, ट्रेडिशनली फिस्कल पॉलिसी में डायरेक्ट टैक्स यूज होता है, इनकम टैक्स यूज होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कम ही होता है। इनडायरेक्ट टैक्स से क्योंकि प्राइस भी बढ़ जाती है कभी कभार, तो मसला हो जाता है। तो हायर डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स बढ़ेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, कंपनी के प्रॉफिट्स कम होंगे, स्पेंडिंग कम होगी, एडी कम होगा। तो ए या बी में से आंसर होगा। न्यू फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अबव परचेजिंग पावर पैरिटी या बिलो परचेजिंग पावर पैरिटी? देखो, परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिकली जो होती है ना, वो एक तरह से रियल एक्सचेंज रेट का एक तरह से कॉन्सेप्ट होता है ये। मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका आंसर वैसे तो ए है। इसका आंसर ए क्यों है उसकी रीजन मैं आपको बता सकता हूँ, पर ये परचेजिंग पावर पैरिटी मेरे ख्याल में अब A2 में जा चुका है, ये एएस में नहीं है, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट भी A2 में जा चुका है ना। न्यू फिक्स एक्सचेंज रेट इज अबव परचेजिंग पावर पैरिटी और बिलो परचेजिंग पावर पैरिटी। तो मेरे ख्याल में परचेजिंग पावर पैरिटी A2 का पार्ट है। अभी कंफर्म भी कर लेते हैं, मेरे ख्याल उधर उसी का पार्ट है, मुझे पता है ये, मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ आपके लिए भाई, पता नहीं होता कुछ। मैं आपको वो चेंजेस भी एक बार भेज दूंगा वापस, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है भाई, ये अजीब सा इनका सिलेबस है। ए लेवल है, हाँ A2 का पार्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी, सही है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, A2 के P4 में परचेजिंग पावर पैरिटी आया था, सही है। मैं पर आपको एक चीज बता देता हूँ, परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट ये है, जो कि A2 वाले थोड़े बैठे हुए हैं इधर। परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बेसिकली परचेजिंग पावर पैरिटी ये देखता है कि परचेजिंग पावर कितनी है कंट्रीज में। जैसे एक थ्योरी होती है जिसको कहते हैं बिग मैक थ्योरी। बिग मैक थ्योरी क्या होता है कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में बिग मैक 100 रुपए का मिल रहा है, मैकडोनल्ड्स का, और यूएस में बिग मैक $2 का मिल रहा है, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं देखूंगा ना, तो $2 इज इक्वल टू ₹100, ऐसा ही है। अगर एक बिग मैक जो यूएस में $2 का है और पाकिस्तान में 100 रुपए का है, तो इस हिसाब से $2 100 के इक्वल नहीं हुए? मानते हो इस चीज को? एक ही चीज में एक कंट्री में खरीद रहा हूँ और दूसरी कंट्री में भी खरीद रहा हूँ। एक कंट्री में 100 रुपए की, एक कंट्री में $2 की है, तो 100 रुपए और $2 इस हिसाब से इक्वल नहीं हुए, क्योंकि एक ही चीज खरीद रहा हूँ। मानते हो इस चीज को? तो फिर इस हिसाब से $1 कितना हुआ? 50 रुपए का हो गया। इस हिसाब से $1 कितने का हुआ? 50 रुपए का हो गया। इस हिसाब से $1 50 रुपए का हो गया। ये परचेजिंग पावर पैरिटी है। असूलन एक्सचेंज रेट ये होना चाहिए। रियलिटी में एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है अभी, पता है किसी को? रियलिटी में एक्सचेंज रेट अभी क्या चल रहा है? $1 इज इक्वल टू 300 टच कर गया, नहीं कर गया? नहीं, मेरे ख्याल में 287 था। 287 रुपीज रियलिटी में ये है। मुझे बताओ, पाकिस्तानी करेंसी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? पाकिस्तानी करेंसी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। हमेशा याद रखना, इफ असल एक्सचेंज रेट जो मार्केट का एक्सचेंज रेट है, इफ इट इज अबव द परचेजिंग पावर पैरिटी, जिस तरह पाकिस्तान का है, ओ सॉरी, जिस तरह यूएस का है, जैसे यूएस का अबव परचेजिंग पावर पैरिटी है ना, यूएस की वैल्यू और भी ज्यादा है, ये जो एक्सचेंज रेट है, तो इसका मतलब आपकी करेंसी एप्रिशिएटेड है, ओवर वैल्यूड है। और अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के बिलो हो, जैसे पाकिस्तान इसके बिलो है, ये देखो आपको दिख भी रहा है, ये हम बिलो हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के, तो इस हिसाब से आपकी करेंसी डेप्रिशिएटेड, बहुत ज्यादा नीचे गिरी हुई है आपकी करेंसी, ठीक है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है। क्लियर है? समझ आ गया?